हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एनटीएससी के लिए एसएस का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्या है उसका नाम राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप सबको मेरा नाम पता तो है ही, हम क्लास में मिल चुके हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा वीडियो, ठीक है, तो उन सब के लिए मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, मेरा नाम है राकेश गुप्ता। ठीक है, और मैं आपको एनटीएससी के लिए जो भी 9th-10th में जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर इसका जवाब देना चाहे तो पूरा एक क्लास लग सकता है, लेकिन वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा रखना है तो उसके लिए हम उसका आंसर एक लाइन में देंगे। एक लाइन में क्या कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, आप अपने आंसर भी कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, मैं आपको मेरा आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से ये है कि हमें हिस्ट्री इसीलिए पढ़नी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास्ट में, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, उनसे क्या गलती हुई और वो गलती हम आगे ना दोहराएं। उन गलतियों से हम कुछ सीखे, या तो अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो उन्होंने जो अच्छे काम किए उनसे कुछ सीखे और फिर उसे आगे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। मेरे लिए सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमें हमारे पास्ट में क्या अच्छा हुआ क्या ख़राब हुआ, ठीक है, वो हमें जानने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में भी आता है सिमिलर, तो हमें पता होता है कि उस टाइम पे हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था तो उन्हें ऐसे ऐसे दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये रहा मेरी तरफ से मेरा विचार कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वापस ट्रैक पे चलते हैं, राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमें चैप्टर में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे कि जो बाकी जो सारे देश थे वो इंडिया ही क्यों आना चाहते थे। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन कि उस टाइम एरोप्लेन भी नहीं होते थे तो वो लोग इंडिया कैसे पहुँचे। उड़ के थोड़ी ना पहुँचे होंगे क्योंकि एरोप्लेन थे नहीं, तो कैसे पहुँचे होंगे। तो सिंपल आंसर है कि सी रूट से, या तो फिर सी रूट या तो फिर लैंड रूट। ठीक है, या तो सी रूट हो गया या तो फिर लैंड रूट। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो इंडिया कैसे पहुँचते थे। तीसरा, उस टाइम पे कोई प्रॉपर मैप भी नहीं हुआ करता था, तो इंडिया कैसे पहुँच गए इतने सारे देश के लोग। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आप गूगल मैप चालू कर देते हो, ठीक है, तो आप आसानी से पहुँच जाते, लेकिन उस टाइम पे कोई मैप हुए बिना वो लोग इंडिया कैसे पहुँच जाते थे। ठीक है, तो ये भी हम करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद कि जो हमारे साथ ट्रेड करने आए थे वो शासक कैसे बन गए, रूलर्स। जो अंग्रेज आए या कोई भी लोग आए वो तो व्यापार करने के लिए आए थे, तो ऐसे क्या हुआ, क्या किया उन्होंने जिससे वो शासक बन गए, रूलर्स बन गए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन की हम पढ़ने वाले बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम और एनेक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, तो इतना अच्छा कंटेंट रहेगा, तो आज अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या था कि वो इंडिया ही क्यों आना चाहते थे। ठीक है, आपने ना पुराने बुक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, पुराने पुराण कथाओं में भी पढ़ा होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। मतलब कि इंडिया के पास उस टाइम पे बहुत पैसा था। इंडिया के मसाले, ठीक है, इंडिया के इंडिया के मसाले, उस टाइम पे स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस की तो धूम मचा रखी थी उन्होंने। इंडियन स्पाइसेस, यूरोपियन लोग पागल थे इंडियन स्पाइसेस के लिए। ठीक है, मसलिन, सिल्क रोड, इंडिगो, ये सब इंडिया के टाइम पे उस बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता था। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया और यूरोप, ठीक है, उन दोनों के बीच में इन्हीं सब चीज़ों के लिए ट्रेड किया जाता था। ठीक है, जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं होती थी यूरोप में तो वो इंडिया से लेके जाते थे। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे तो लैंड रूट से काम चल जाता था। ठीक है, लैंड रूट से काम चल जाता था। तो ऐसा क्या हुआ कि लैंड रूट का काम बंद पड़ गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना कि अपना ये कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, कॉन्स्टेंटिनोपोल। इसको मैं तो साइड कर देता हूँ, कॉन्स्टेंटिनोपोल।
ठीक है। 1453 में उसे टर्किश मुस्लिम ने हत्या लिया था, ठीक है। उस टाइम से पहले तक वो क्रिश्चियन था, मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज के पास था, लेकिन 1453 में टर्किश मुस्लिम्स ने उसे जीत लिया। तब उसे जीत लिया उन्होंने, तो अब वहाँ पे उनका राज चलने लगा, और वो एक मेन रूट था जिससे यूरोपियंस गुजर के इंडिया पहुँचते थे, ठीक है। तो इन मुस्लिम्स लोगों ने वहाँ से अब उनका एरिया था, तो उन्होंने कहा कि आपको जाना है तो आपको हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, हम उसके बिना आपको जाने नहीं देंगे। तो इस वजह से वो रास्ता बहुत महंगा पड़ गया था यूरोपियंस के लिए। तो यूरोपियंस ने एक नया सी रूट डिस्कवर करने का सोचा, ठीक है। और तभी इसके बाद से भी हजारों सेलर्स ने ट्राई किया इंडिया तक का रूट निकालने के लिए, ठीक है, जिसमें अपने क्रिस्टोफर कोलंबस भी थे, ठीक है। लेकिन सफलता मिली सिर्फ एक जन को, कौन थे वो? वास्को डी गामा, ठीक है। तो वास्को डी गामा ने इंडिया का रूट, इंडिया तक का रूट यूरोप से सबसे पहले ढूंढा था, और उसमें उन्होंने किसकी हेल्प ली थी? तो इस केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो ये आपको याद रखने का एक चीज़, केप ऑफ गुड होप वो भी एक बंदर है, मतलब कि बंदरगाह है, वहाँ पे पहले पहुँचे और वहाँ से उन्होंने इंडिया का रूट निकाला था। और इस केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी किसने की थी? तो इसने, बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है। तो इन्होंने केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी की थी, और फिर वहाँ पे पहले वो पहुँचे, और फिर वहाँ से वो अपने जो इंडिया तक का रूट है वो उन्होंने पूरा किया, ठीक है। तो इसमें से एक सवाल आपका कौन सा बनता है कि टर्किश मुस्लिम्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल कब कब्जा किया था? तो 1453। और कॉन्स्टेंटिनोपल का आज का नाम क्या है? तो आज का नाम है उसका इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल। आपको पता होगा तो ये आज टर्की की राजधानी है, ठीक है, इस्तांबुल। और अगर लेटेस्ट न्यूज़ पता होगा तो वहाँ पे एक म्यूजियम था हाया सोफिया, उसे उन्होंने वापस टर्की ने मस्जिद बना दिया है, ठीक है। तो ये सब तो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया, फोकस करते हैं अपने चैप्टर पे, ठीक है। तो इसके ऊपर से फिर इन्होंने, जो वास्को डी गामा थे, उन्होंने अपना इंडिया तक का रूट निकाला था। उसके पहले कोलंबस थे, ठीक है। कोलंबस ने भी एक रूट निकाला था, और उन्हें अपनी पूरी लाइफ टाइम में ये लगता था कि उन्होंने इंडिया की शोध की है, लेकिन वो इंडिया की नहीं थी, वो शोध किसकी थी? वो शोध उन्होंने की थी किसकी? वेस्ट इंडीज़ की, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ एक आइलैंड है, ठीक है। उनको लगा कि वो, क्योंकि वहाँ के लोग भी ब्लैक हुआ करते थे, तो उन्हें लगा कि वो इंडिया पहुँच गए, ठीक है। लेकिन वो इंडिया पहुँचे नहीं थे, वो वेस्ट इंडीज़ पहुँच गए थे वहाँ पे, ठीक है। और अमेरिका की शोध की थी, लेकिन ठीक है, लेकिन अमेरिका का जो डिस्कवरी किया था उन्होंने रूट अमेरिका और वेस्ट इंडीज तक का निकाल लिया था, लेकिन उन्हें ये लगता था कि ये इंडिया ही है, ठीक है। तो अमेरिको वैसा पूछी, ठीक है, अमेरिको वैसा पूछी, ठीक है, नाम याद रखना, ठीक है। इनके नाम के ऊपर से फिर वो नाम, जो लैंड है वो अमेरिका कहलाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था कि ये इंडिया नहीं, ये दूसरा ही लैंड है, ठीक है, और उनके नाम से फिर ये अमेरिका कहलाया, ठीक है। तो आपको पूछेंगे कि अमेरिका का नाम किसके ऊपर से रखा गया है? तो कोलंबस नहीं आएगा, इसका नाम आएगा अमेरिको वेस्पुची, ठीक है। और एक छोटा सा सवाल आपको पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। जब कोलंबस अपने इंडिया के लिए निकले थे, ठीक है, इंडिया के रूट के लिए, सी रूट के लिए, तो आपको पता होगा कि इंडिया जो है उस टाइम पे वेस्ट साइड में था, ठीक है। लेकिन तब भी उन्होंने अपना जो जर्नी स्टार्ट की थी वो ईस्ट साइड से स्टार्ट की थी, मतलब सॉरी, एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, माफ़ करना, ठीक है। तो जो कोलंबस थे, तो इंडिया उस टाइम पे थोड़ा अपना ईस्ट साइड में था, ठीक है, पूर्वी साइड में। लेकिन उन्होंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की वो उन्होंने पश्चिम दिशा से स्टार्ट की, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? समझ रहे हो? इंडिया उस टाइम पे अपने पूर्वी हिस्से में था, ठीक है, दुनिया के। तो उन्होंने जो अपना स्टार्ट किया जर्नी, वो उन्होंने स्टार्ट किया पश्चिम दिशा से, इसके लिए वो अमेरिका पहुंचे। तो आप देखोगे यूरोप का नक्शा, वर्ल्ड का नक्शा, तो यूरोप के पश्चिमी भाग के पास अमेरिका है और पूर्वी भाग के पास अपना इंडिया है, ठीक है। तो वो उन्होंने पश्चिमी भाग पे उन्होंने जाना चालू किया। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? जब उन्हें ऐसा ऐसा पता था कि इंडिया जो है वो पूरब की साइड है, तो उन्होंने अपनी जर्नी पश्चिम में स्टार्ट क्यों की? ठीक है, इसका आंसर ढूंढो और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अपना केप ऑफ गुड होप, ठीक है। यहाँ से यूरोपियन ने जर्नी स्टार्ट की,
ठीक है। और ये यहाँ पे वो पहुंचे वास्को डी गामा, फिर वहाँ से इन्होंने ये इंडिया का कैलीकट, ठीक है, और कोची, ये जो इन्होंने जो किया था ना वास्को डी गामा ने, ये रूट इन्होंने ना खोज निकाला था, ठीक है। और ये इस्तांबुल वाला ना कॉन्स्टेंटिनोपल वाला भी दिया हुआ है रूट, ठीक है। ये देखो, ये टर्की का ये रहा, ईरान बगदाद से होते हुए इंडिया पहुंचते थे वो लोग, ठीक है। बीच में समुद्र का फासला भी आता था, लेकिन वो सबको पता था कि यहाँ से इनको कैसे जाना है, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। ये देखो ये सी लिखा हुआ है कॉन्स्टेंटिनोपल, यहाँ से टर्की बगदाद होते हुए इंडिया पहुंचते थे। तो ये रूट कैंसिल हो गया था, तो उनको फिर सी रूट के लिए इन्होंने ये नया रूट ढूंढा, ठीक है। तो ये न्यू रिसर्च है, समझ आया आपको। अब सबसे पहले कौन यूरोपियन पहुंचे थे, तो सबसे पहले पहुंचने वाले कौन थे इंडिया में, पोर्टुगीज, ठीक है। नाम आपको याद रखना है, कौन सबसे पहले इंडिया में पहुंचा था, तो सबसे पहले इंडिया में पहुंचे थे पोर्टुगीज, ठीक है। और किसकी मदद से, किसने ना ढूंढ निकाला था, तो वास्को डी गामा, ठीक है। स्पेलिंग समझ जाना, ठीक है। तो अब वास्को डी गामा, ठीक है, पोर्टुगीज आ गए, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो 100 साल के अंदर ही उन्होंने दीव, दमन, गोवा, कोची, वहाँ सब पे उन्होंने अपना ट्रेड इतना बढ़ा दिया कि वो सारे एरिया उनके कब्जे में आ गए, ठीक है। मतलब कि एक टाइप की उन्होंने वहाँ पे अपना वर्चस्व कायम कर लिया, ठीक है। तो अब छोटी सी जनरल ना ये है लॉजिक है, ठीक है। अगर कोई बंदा कहीं जा रहा है और वहाँ पे उसके बहुत प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो अपने भी कहते हो ना, मम्मी इस आदमी ने इसमें ना यहाँ पे धंधा ना ये चालू किया उसने, तो उसका एक खूब चल पड़ा, अपने भी चालू करते हैं। तो हम क्या होते हैं, हम भी पहुँच जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसी को देखा देखी, पोर्टुगीज का देखा देखी डच, ठीक है, जो हॉलैंड के नागरिक है, डेनिश जो डेनमार्क के नागरिक है, ठीक है, वो भी इंडिया पहुंच गए ट्रेड करने के लिए, ठीक। उन्हें भी लगा कि पोर्टुगीज हालांकि इतना कमा रहे तो हम क्यों नहीं कमाएं, तो वो लोग भी इंडिया पहुंच गए। और जो सी रूट थी वो तो डिस्कवर हो ही चुकी थी, ठीक है। तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आई उनको। फिर इन तीन को देख के सब चौथा इंग्लैंड, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने भी परमिशन दे दी, ठीक है, किसी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, कि वो इंडिया जाके ट्रेड करे, ठीक है। उस टाइम पे से कंपनी बना करती थी, हर कंपनी एक ना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्यों ईस्ट इंडिया, क्योंकि ईस्ट साइड में था इंडिया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे ईस्ट अफ्रीका कंपनी, तो ईस्ट अफ्रीका कंपनी जो इंग्लैंड के वो अफ्रीका में जाके ट्रेड करती थी, ठीक है। तो इंडिया के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन एलिजाबेथ ने दे दी। और इसके कैप्टन कौन थे, सबसे पहले लीडरशिप कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है कि ना सबसे पहले जो शिप ना ईस्ट इंडिया कंपनी की अपने पास आई थी ना इंडिया में, तो वो उसके लीडर कौन थे, तो उसके लीडर थे अपने ना क्या कहते हैं नाम, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। उसके बाद जो हॉकिंस सूरत पहुंचे, तो वहाँ पे उन्हें ट्रेड करने की इजाज़त नहीं दी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपको, दीव, दमन, गोवा में वर्चस्व हुआ था किसका, पोर्टुगीज का। और अपना दमन के पास ही तो है सूरत, ठीक है, 2 घंटे का रास्ता है, कभी भी आना जाना हो तो बताना, ठीक है। चलो मजाक हो गया, सीरियस अभी थोड़ा पढ़ाई पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हॉकिंस जो है वो सूरत पहुंचे, पर उनका जो ना परमिशन उनको नहीं मिली इंडिया से ट्रेड करने की, ठीक है, क्योंकि परमिशन चाहिए होती है वहाँ के राजा की, अगर आपको कहीं पे भी जाके व्यापार करना है तो, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे ना अपोजिशन में कौन था, पोर्टुगीज था, तो उन्होंने वहाँ पे उनको ट्रेड करने नहीं दिया, ठीक है। लेकिन फिर फाइनली मुगल एम्परर, ठीक है, फाइनली मुगल एम्परर, एक बार ये इंडिया का एक बार मैप देख लो, ठीक है, उससे बात मारे, ठीक है। मुगल एम्परर जहांगीर, ठीक है, तो जहांगीर जी महान वही थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया के साथ ट्रेड करने की ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी। अगर नहीं देते तो आज हमारे पे शायद ब्रिटिशर्स का राज नहीं होता, किसी और का होता, ठीक है। तो जहांगीर जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी थी। तो ऐसा पूछते हैं कि किंग मुगल एम्परर ने ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी, तो क्या नाम आएगा, जहांगीर। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला सेंटर कहाँ खोला, सूरत में, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं, मैं रहता हूँ मतलब, ठीक है। आप तो अहमदाबाद में हो, मैं सूरत, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले सूरत, उसके बाद भरूच, उसके बाद अहमदाबाद में अपनी जो ना ट्रेड सेंटर है वो खोला उन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर अब
वो साउथ में नहीं जा सकते थे, अब उन्हें अपना व्यापार बढ़ाना था, तो उन्होंने, अब साउथ में तो पहले से ही अपने पोर्टुगीज थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपना कोलकाता में फोर्ट विलियम, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे जाके स्थापना की, उन्होंने उसे खड़ा किया, ठीक है, फोर्ट विलियम को कोलकाता में, और फिर मुंबई उनका हेडक्वार्टर बन गया, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने स्ट्रिक्ट NTSC बेस्ड ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब चैप्टर्स तो आप एक बार रीड करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जो जो मेन चीज़ें जो समझनी चाहिए मैं आपको वही समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद ना ब्रिटिशर्स का देखा देखी फ्रेंच ने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना डाली, ठीक है, और वो लोग भी 1668 में पहुंच गए, कहाँ पे, इंडिया में, उसके लिए, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। अब आप देखो, एक ही देश में इतने सारे अलग अलग ना देशों के लोग आएंगे, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में झगड़ा होगा। ऐसा कहते हैं ना, जंगल में अगर 4 शेर आ जाए तो चारों शेर कहेंगे कि चारों शेर में या तो झगड़ा होगा कि भाई शेर तो राजा तो एक ही हो सकता है, तो चारों लड़ेंगे और जो जीतेगा वो राजा बनेगा, या तो चारों क्या करेंगे, अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया तू संभाल, वहाँ से वहाँ तक का एरिया मैं संभालता हूँ, ठीक है। तो उसी टाइप का कुछ हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ कि फ्रेंच और इंग्लिश जो थे ना, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर ही, ठीक है, अपनी अपनी कंपनी बनाने थे, ठीक है। इन दोनों के एक टफ कंपटीशन था व्यापार के लिए, ठीक है। तो जो इंडिया में जब वो आए तब उन्होंने भी ना, उन दोनों के बीच में भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया इंडिया के अंदर। तो 1746 से लेके 1763 में 3 मैसूर वॉर्स हुए, ठीक है, किसके बीच में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है, जिसमें जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हार गई, वो हार गई। तो अब जो हार जाता है तो उसे, आपको पता है, हार स्वीकार किया तो उसको अपना एरिया भी गंवाना पड़ता है, ठीक है। तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पावर मिल गया पूरी जगह एक्सपांड करने का, ठीक है। और जो पोर्टुगीज थे, ठीक है, वो खाली दीव दमन गोवा तक ही सीमित रह गए, ठीक है। वो उनका जो एरिया था वो वहाँ तक ही सीमित रहे। फ्रेंच के पास चंद्रनगर, माहे, पौंडीचेरी तक का ना ये आया, ना एरिया आया। और जो डच, ठीक है, वो सबसे कमजोर साबित हुए। ऐसे है ना, 4 शेर है, उसमें से जो सबसे कमजोर होता है वो जो सबसे पहले ही मारा जाता है, ठीक है। और जो सबसे पावरफुल होते हैं तो उन्हें लगता है कि चलो लड़ने से अच्छा है हम अपने अपने एरिया डिवाइड कर ले। तो जो डच थे उन्होंने, वो हार गए, मतलब और वो हमेशा के लिए चले गए, ठीक है। तो आपको ऐसा पूछेंगे कि ना जो फ्रेंच की कोई एक कॉलोनी का नाम बताओ, आपके पास ऑप्शन होंगे, तो आपको चंद्रनगर हो, महे हो, कराईकल हो, पौंडीचेरी हो, इन सब में आपको कोई ऑप्शन दिया है तो आपको वो टिक मार देना है, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, ठीक है। अब हमने 2-3 क्वेश्चन कवर कर लिए। क्या क्या कि ब्रिटिशर्स जो यूरोपियंस है वो इंडिया क्यों आना चाहते थे। सेकेंड सवाल कि अपना जो सी रूट खोजने की क्या जरूरत पड़ी थी, हवाई जहाज थे नहीं, लैंड रूट कब्जा हो जाता था ना टर्किश मुस्लिम का, तो इंडिया कैसे पहुंचे, तो सी रूट के द्वारा पहुंचे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो कंपनी थी जो व्यापार करने आई थी, ठीक है, वो शासक कैसे बन गई, ठीक है। तो शासक कैसे बन गए, तो अब वहाँ की कहानी चालू होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको जितना मैंने कुछ पढ़ाया, जितनी एफर्ट की मैंने, वो थोड़ी रंग लाई होगी, आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो अब हम चालू करते हैं कि ब्रिटिश या कोई भी जो रूलर्स थे वो जो ट्रेड करने आए थे, व्यापार करने आए थे, वो शासक कैसे बने। तो सबसे पहला जो है वो बैटल ऑफ प्लासी, सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो बैटल्स जो इंडिया के अंदर हुई, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी, या तो सबसे फर्स्ट मैसूर वॉर्स भी हुए थे, तो वो क्या थे, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में ही हुए थे, ठीक है। और ये बैटल ऑफ प्लासी था जिसे सारा गेम चेंज कर दिया। तो बैटल ऑफ प्लासी की कहानी कैसी है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि वहाँ पे सिराजुद्दौला नाम के ना रूलर का ना शासक का शासन, सॉरी, सिराजुद्दौला के राजा का नाम था, उनका वहाँ पे शासन था, कहाँ पे, बंगाल पे, ठीक है। अब वो थोड़े अपने उदारवादी या कह सकते हो अच्छे राजा थे, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, वहाँ पे कोलकाता में, ठीक है, बंगाल में, उन्होंने बहुत सारे किले बना दिए, ठीक है। और आपको पता है कि किले किस लिए बनाए जाते हैं, अगर कोई आप पे हमला कर रहा है तो आप किले के अंदर अगर बैठे हो, तो अगर आप किले के अंदर रह जाते हो तो आप सुरक्षित हो, ठीक है, आप वहाँ से हमला कर सकते हो,
क्योंकि दुश्मन जो है वो खुले में होगा, तो उस पर आप आसानी से हमला कर सकते हो, लेकिन आप किले के अंदर होंगे तो आपको ना मार पाना है, आपको हरा पाना मुश्किल है। तो अगर आप तो ब्रिटिशर्स ने वही किया ना, बंगाल में राजा की परमिशन ले बिना उन्होंने बहुत सारे किले बनाए अपने सिक्योरिटी रीजन के लिए। तो जो नवाब है, ठीक है, सिराजुद्दौला, उन्होंने क्या किया, सब जो किले बनाए थे उन्हें तोड़ डाले, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी परमिशन के बिना बनाया गया था ये, ठीक है। तो जब ये न्यूज़ जो है, ठीक है, समाचार मद्रास चेन्नई पहुंचा, ठीक है, तो वहाँ से एक टुकड़ी, ठीक है, सेना दल रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में वहाँ पहुंची, ठीक है, कोलकाता सेंटर पहुंची। अब जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो कह सकते हैं एकदम जो हिंदी फिल्मों में जो विलेन होते हैं ना, जो कुछ भी करके कैसे भी करके हीरो को हराना चाहते हैं, उस टाइप का था। तो उसने क्या किया, उसे पता था कि ना वो ऐसे का लड़ेगा, भले उसके पास आर्मी स्ट्रांग थी, पर वो अगर ऐसे लड़ेगा तो हारने के चांसेस उनके भी थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने विश्वासघात मतलब कि धोखा देने का सोचा। तो उसने नवाब के जो सबसे भरोसेमंद आदमी था, ठीक है, नवाब कमांडर इन चीफ मतलब कि सेनापति, जो राजा का सबसे भरोसे वाला आदमी होता है, उसे ही खरीद लिया, ठीक है, मीर जाफर को ही खरीद लिया, और शेख अमीर चंद को, दोनों को उसने अपने साथ मिला लिया, ठीक है। तो सबसे पहली कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, जब लोग ऐसे अपना देश बेच देते, ईमान बेच देते पैसों के लिए। तो वो थे मीर जाफर शेख अमीर चंद। तो उन्होंने उसको ब्राइब करके अपने साथ मिला लिया। और जब बैटल ऑफ प्लासी हुई, ठीक है, तो अब सिराजुद्दौला एक साइड, और उसकी टीम के अंदर कौन, शेख अमीर चंद, मीर जाफर, जो खेल रहे थे किसी और के लिए, और सामने कौन थी, किसके लिए खेल रहे थे, वो ब्रिटिशर्स के लिए। तो बैटल ऑफ प्लासी कब फाइट की गई थी, 23 जून 1757। ये डेट थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको थोड़ा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और बैटल ऑफ प्लासी है किधर, तो प्लासी है 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है 8th स्टैंडर्ड में, ठीक है। अगर आप 8th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको वहाँ पे सारे जो वीडियोस, ये जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर है, उसके आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसे प्लासी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस एरिया में प्लासी नाम के फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके पर इस एरिया का नाम भी पड़ गया था क्या, प्लासी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अब बैटल ऑफ जो प्लासी था वो हार गया सिराजुद्दौला, ठीक है, एक ही दिन में हार गए वो, क्योंकि उनके जो मेन सेनापति थे वो ही सामने वाले टीम से खेल रहे थे, तो कैसे जीतेंगे। तो उसके बाद जो सिराजुद्दौला के बाद कंपनी ने मीर जाफर, ठीक है, जो उसके सेनापति थे, उसे राजा बना दिया, उसे नवाब बना दिया, ठीक है। और उसके थ्रू वो लोग पैसा कमाने लगे। क्यों? क्योंकि वो करता वही था जो ब्रिटिशर्स कहते थे। तो अब ब्रिटिशर्स को और ज़्यादा लालच आ गई, तो और ज़्यादा लालच के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि मीर जाफर के बदले उसका मीर कासिम, ठीक है, उसे उन्होंने वो बना दिया, शासक बना दिया। तो मीर कासिम था ना, ठीक है, वो मीर जाफर का ब्रदर इन लॉ था, ठीक है। तो अब वो मीर कासिम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि वो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएगा, लेकिन हुआ उसका पूरा उल्टा। मीर कासिम था वो लोगों के लिए काम करने लगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थोड़ा ऐसा कहते हैं ना कि रास्ते का पत्थर बन गया। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ये वैसा काम नहीं करे जैसे हम चाहते, तो उसने उसको वापस निकाल के वापस मीर जाफर को बना दिया, ठीक है। तो इससे जो मीर कासिम था वो थोड़ा गुस्से में आ गया, और उसने क्या किया ना, इनसे बदला लेने की सोची ब्रिटिशर्स से। तो उन्होंने क्या किया, नवाब अवध, ठीक है, जो अवध के नवाब थे, और उनके साथ वहाँ पे उस टाइम में मुगल एम्परर शाह आलम भी आए हुए थे। तो इन तीनों ने मिलके, कौन कौन, अवध के नवाब, मुगल एम्परर शाह आलम और मीर कासिम, इन तीनों ने मिलके कंपनी के सामने वॉर मतलब कि युद्ध घोषित कर दी, ठीक है। और ये युद्ध क्या कहलाया, बक्सर, ठीक है, बक्सर में हुआ था, इसलिए इससे क्या कहा गया, बैटल ऑफ बक्सर। और ये कब हुआ था, तो वो आप याद, ये एक ना, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था अपना 22 अक्टूबर 1764, पर ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये युद्ध भी जो मीर कासिम और नवाब अवध के और शाह आलम हार गए और कंपनी जीत गई। तो इससे क्या हुआ, बंगाल पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का
ईस्ट इंडिया कंपनी का अब रियल मतलब कि क्या थे वर्चस्व बन गया। अब उन्हें वहाँ रोकने वाला कोई नहीं था और ये सबसे पहली पावर उन्हें मिली बंगाल में पूरी तरीके से। ठीक है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब वहाँ की उनकी दीवानी राइट्स जो राजा कर लेता था प्रजा से, वो सब का सब गया किसके पास, जाता था किसके पास, इनके पास, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कंपनी को वो मिल गया, क्या मिल गया, अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट। तो अब अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे है, ठीक है, तो उसकी पावर अपने आप बढ़ती जाती है। ठीक है, वो अपने ज़्यादा वेपन्स खरीद सकता है, ज़्यादा आर्मी इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, तो यही जो बंगाल पे जो दो बैटल्स हुए, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, एक बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े वर्चस्व इसने उसको दिला दिया और कंपनी को ऐसा लगा कि अब वो धीमे धीमे करके पूरे इंडिया पे राज कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली जीत, अगर आप कहते हैं ना, अगर आपको कुछ एक जीत मिल जाए तो आप सोचते हो कि अगर मैंने इसे जीत लिया तो मैं उससे भी जीत सकता हूँ। तो यही कुछ इनके अंदर भी आ गया अपने ब्रिटिशर्स के दिमाग में। ठीक है, तो अब एक जगह तो इन्होंने जीत लिया, ठीक है ना, बंगाल में। अब इन्हें अपने आप को एक्सपांड करना था। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि इनका एक्सपांशन कैसे हुआ। अब हर जगह कहाँ नहीं, बंगाल जैसी तो थी नहीं। ठीक है, तो बंगाल को इन्होंने जीत लिया। अब आगे इन्होंने क्या किया, एक लॉ पास किया। ठीक है, तो लॉ पास किया तो उन्होंने क्या किया, जो भी बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, उसे उन्होंने क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। तो ना इस एक्ट के तहत जो भी बंगाल का गवर्नर होता वो गवर्नर जनरल बन जाता और उसके पास ना कंपनी की पूरी राइट्स होती, यानी कि पूरा कंट्रोल उसी बंदे का होता जो बंगाल में गवर्नर है। तो क्या समझे कि उस टाइम पे बंगाल का इतना महत्व था, इतना इम्पोर्टेंट था कि जो बंदा जो वहाँ का गवर्नर था बंगाल का, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बंदा जो वहाँ पे गवर्नर है, तो वो पूरे कंपनी का गवर्नर जनरल होता। हर जगह ब्रिटिशर्स ने कंपनी बना रखी थी, तो ना अपने ट्रेड सेंटर्स खोल रखे थे, तो हर जगह का गवर्नर थे। लेकिन जो बंगाल का गवर्नर था वही गवर्नर जनरल था पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वॉरेन हस्टिंग्स। ठीक है, ये उनका चेहरा और ये उनका नाम। तो वॉरेन हस्टिंग्स को ही सबसे पहला गवर्नर जनरल बने थे वो। तो ये सवाल पूछते हैं कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो नाम क्या आना चाहिए, वॉरेन हस्टिंग्स। ठीक है, अब गवर्नर वॉरेन हस्टिंग्स थे। ठीक है, तो उनके ही समय में ये फर्स्ट मराठा वॉर, सेकेंड मैसूर वॉर विद हैदर अली, ये सब हुए। ठीक है, ये सब आपको डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब उस टाइम पे क्या था कि ना हैदर अली, मराठास, ठीक है, उस टाइम पे पावरफुल थे, तो इन सबको एक साथ देखना कंपनी के लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था। तो उसके बाद कॉर्नवालिस आ गए। ठीक है, तो सेकंड गवर्नर जनरल कौन थे ये आपको याद रखना है, फर्स्ट और सेकंड का ही नाम याद रखना है। तो फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स और सेकंड कॉर्नवालिस। तो उनके टाइम पे भी थर्ड मैसूर वॉर हुई और जो टीपू सुल्तान, ठीक है, जिसे कहा जाता था ना टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, मैसूर का टाइगर, ऐसा मतलब कि उनका नाम था टाइगर ऑफ मैसूर। तो उनके साथ युद्ध हुआ इस कॉर्नवालिस के रूल के दौरान। ठीक है, जब वो गवर्नर जनरल थे, जब उनका टाइम था, उसी टाइम पे ये थर्ड मैसूर वॉर हुआ। और थर्ड मैसूर वॉर में, ठीक है, तो कंपनी को पता था ये इन्हें हरा नहीं पाएंगे अकेले में, तो उन्होंने किसकी हेल्प ली, मराठास और अपने निज़ाम। ठीक है, निज़ाम की हेल्प ली इन्होंने इसे हराने के लिए। तो इन तीनों की मदद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद मराठास और निज़ाम की हेल्प से इन्होंने टीपू सुल्तान को हराया। और टीपू सुल्तान को हरा के फिर टीपू सुल्तान ने एक ट्वीटी साइन की कि ठीक है, वो जैसा वो कहेंगे वैसा शासन करेंगे और जैसा उन इस सबसे उनको कहा गया वैसा वो करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कॉर्नवालिस के बाद कौन आए थे, तो शोर, सर जॉन शोर बने थे अपने गवर्नर जनरल। उसके बाद उनके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम होने लगी, तो उसके बाद बना दिया गया जो सबसे मेन। ठीक है, सबसे मेन आपको मैं एक सेकेंड ना थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, गवर्नर जनरल वेलेस्ली। ठीक है, ये नाम आपको दिखेगा, इसमें ढक गया। ठीक है, गवर्नर जनरल वेलेस्ली। ठीक है, तो ये मैं आपको लिख देता हूँ नाम कि गवर्नर जनरल वेलेस्ली उस टाइम के बाद बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, वेलेस्ली। और वेलेस्ली ने क्या किया, इन्होंने एक सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ठीक है, वो उन्होंने लागू की। और इस अलायंस के अंदर क्या था, ठीक है, उन्होंने सारे राजा जो भी स्टेट थे उन्हें न्योता दिया, क्या,
इसकी टर्म्स क्या थी कि जो भी आर्मी है, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम, ठीक है, जो उनकी जो सेना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है, वो सेना हर राज्य को दी जाएगी उनकी खुद की रक्षा करने के लिए। मगर क्या मतलब इसका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे वो उस स्टेट की रक्षा करेंगे जो ये सिस्टम को अपनाएगी, जो इस सिस्टम पे हस्ताक्षर साइन करेगी, ठीक है। तो उसके बदले में सामने वाला को भी कुछ देना पड़ेगा। अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आपको भी, मैं आपसे कुछ मेरा कोई फ़ायदा होगा आपसे, इसलिए मैं आपकी हेल्प करूँगा ना। तो आज के मॉडर्न ज़माने में ऐसा ही हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ना रिटर्न में उन्हें क्या करना पड़ता था कि जो भी ना कंपनी है, तो कंपनी के जो भी सोल्जर्स थे उनका रहने खाने का सबका खर्चा वही स्टेट उठाएगी। लेकिन कंपनी के जो सोल्जर्स थे उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन बदले में उन्हें उनका लालन पोषण भरण जो आप कह सकते हो कि उनका रख रखाव सब उन्हें ही करना पड़ेगा, किन्हें, कंपनी स्टेट को। तो उससे क्या हुआ, कंपनी का बहुत पैसा बच गया, ठीक है, क्योंकि उनके जो सोल्जर्स थे उनके ऊपर तो उनका कोई खर्चा हो ही नहीं रहा था, जो भी स्टेट ये अपना रही थी। उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि भाई कौन किस पे कब युद्ध का वॉर कर दे, कुछ पता नहीं होता था। तो बचने के लिए शायद राज्य को लगा ये सही अच्छा, ये अच्छा है कि अगर हम पे कोई वॉर करे, युद्ध करे, तो हम हमारी रक्षा करने ये आ सकते हैं। तो सारे स्टेट ने इसे अपना लिया, पर उन्हें पता नहीं था कि बदले में वो क्या कितनी बड़ी गलती कर रहे। क्यों, कैसे गलती कर रहे थे, क्योंकि जो उनका रख रखाव था वो भी पूरा इन्हें देखना पड़ता था, स्टेट को, ठीक है। आप सब जो आप 5 जन का खाना बना रहे हो, आपकी जो इनकम है 5 जन का खाना बनाने जैसी ही है, और आपके घर में आगे 10 जन, और वो 1 महीना 1 साल रह जाए, तो आप कैसे बनाओगे, कैसे क्या करोगे आप। तो उसी टाइप का कुछ हुआ था उसके। और दूसरा क्या था कि विदाउट द परमिशन ऑफ कंपनी, ठीक है, स्टेट जो है जो भी अपनाएगी वो कोई भी वॉर या ट्रीटी साइन नहीं कर सकती अलग स्टेट के साथ। लेकिन अगर वो कोई दूसरे देश पर युद्ध करना चाहती है तो उसे भी पहले इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इस पर युद्ध करना चाहते हैं, हम इस पर हमला करना चाहते हैं, या कोई ट्रीटी साइन करी तो वो भी उसके कंपनी की परमिशन के बिना नहीं कर सकती थी, ठीक है। और क्या था कि एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव, जो उनका जो आप देखते हो ना कि महल में जो जहाँ पे सारे मंत्री राजा बैठे होते हैं, कार्यवाही होती है, तो वहाँ पे एक अंग्रेजी रहेगा जो देखेगा कि क्या कार्रवाई हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या पता चलता था, उससे क्या होता था कि अगर कोई भी अंग्रेज के खिलाफ बोल रहा है तो वो जो आदमी था उसे पता चल जाता था। और जो अदर फॉरेनर्स है वो उस स्टेट में नहीं आ सकते, मतलब अंग्रेज लोग ही हो सकते हैं, बाकी कोई दूसरे फॉरेनर्स वहाँ पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो देखा, उन्हें खाली सुरक्षा देने के बदले में इन्होंने क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रख ली थी। तो जो जो स्टेट ने नाम एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, उनके नाम ऐसे हैं कि आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम एक स्वीट पॉइजन की तरह था, ठीक है। मतलब कि धीमे धीमे आप एकदम ना, स्वीट वर्जन आपको पता ना कि धीमे धीमे काम करता है, ठीक है। पहले तो सारे राज्यों को लगा कि अच्छा है, सही है, हमें बचाएंगे, पर फिर उन्हें लगा कि ये तो बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं हम पे, हम कोई भी काम आज़ादी से कर ही नहीं सकते, हर काम के लिए हमें इन्हें पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दिमाग की बत्ती होंगी बाद में जली, ठीक। और यही था कि सबसे बड़ा एक रीज़न, ठीक है, कि जिसने ब्रिटिशर्स को एक्सपांड कर दिया, क्योंकि जिस जिस राज्यों ने ये साइन किया था, अगर वो उच्च ना सैनिकों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे तो वो स्टेट फिर ब्रिटिश एम्पायर अपने अंदर ले लेती थी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहते थे कि अगर आप हमारे सैनिकों का ध्यान ही नहीं रख पा रहे तो आप राजा बन ही नहीं सकते, आप राजा के योग्य ही नहीं हो। और फिर वो जो स्टेट थे वो ऑटोमेटिकली किसके पास आ जाते थे, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो बहुत चालाकी वाला गेम इन्होंने चालू किया था। उसके बाद, ठीक है, वेलेस्ली के बाद हेस्टिंग्स वापिस ना अपने इंडिया के गवर्नर जनरल बने, ठीक है। और ये तो आप पेज देख सके ना। तो अब इन्होंने क्या किया कि हेस्टिंग्स ने पिंडारास थर्ड मराठा वॉर जीता इन्होंने, ठीक है। और थर्ड मराठा वॉर के बाद जो मराठी थे उनके ऊपर भी कंपनी का सुप्रीमेसी, ठीक है, रूल स्थापित हो गया। तो कंपनी का रूल इस पर स्थापित हो गया। फिर उसके बाद जो विलियम बेंटिक, उसके बाद जो हेस्टिंग्स से उनके बाद विलियम बेंटिक अपने वो बने, गवर्नर जनरल बने, और इन्हें सबसे उदारवादी गवर्नर जनरल कहा जाता है, ठीक है। तो विलियम बेंटिक के टाइम पे बहुत अच्छे से काम भी हुए थे, आप उसको आगे पढ़ेंगे। राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर इन्होंने सती सिस्टम बैन करवाया था,
मतलब कि यूथ चाहते थे कि कुछ हम भला इंडिया के लोगों के लिए भी करें। तो उसी उद्देश्य से उनका विजन ये था कि हमें जो इंडिया के अंदर जो खराब चीज़ें चल रही है या थोड़े डेवलपमेंट हमें इंडिया के लोगों के लिए भी करने चाहिए, हम खाली अपना फ़ायदा नहीं देखेंगे। फिर उनके बाद विलियम बेंटिक के बाद डेलहौजी पावर में आए, क्योंकि उनके टाइम पे वो बहुत उदार हो गए थे, तो जो कंपनी की जो पावर थी वो कम होती गई। तो उस बची हुई पावर को, कम हुई पावर को वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेलहौजी आए, और डेलहौजी ने क्या रूल दिया, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। ठीक है, तो इस पॉलिसी के 4-5 मुख्य रूप थे। क्या, एनेक्सेशन बाय वॉर, कि वॉर करो, युद्ध करो किसी देश राज्य के खिलाफ और उन्हें जीत के उन्हें अपना बना लो। तो उसमें कौन कौन था, पंजाब था, बर्मा। फिर एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेड। हेड मतलब कि अगर आपको पता है कि राजा के बाद राजा का बेटा बनता है शासक, तो अगर कोई राजा है जिसका बेटा नहीं है और वो मर जाता है, ठीक है, तो वैसा राज्य भी किसके पास आ जाएगा, अपना ब्रिटिश एम्पायर के पास आ जाएगा। तो आपको पता है झांसी की रानी की कहानी, उनकी कहानी भी सेम यही थी। उनके जो पति थे, उन्होंने जो बेटा था वो एडॉप्ट किया था, तो ब्रिटिशर्स ने वो माना नहीं, और फिर झांसी की रानी लड़ रही ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उसे भी हम देखेंगे, लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे कि जिसमें झांसी की रानी की कहानी होगी। ठीक है, लेकिन एक बार हम ये एंटेसी का चैप्टर पूरा खत्म कर ले, पूरी सीरीज खत्म कर ले, उसके बाद फिर एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ डिसमैनेजमेंट। डिसमैनेजमेंट मतलब कैसा, कि जो सब्सिडी अलायंस सिस्टम में बनाया था कि आप ठीक से हमारे सैनिकों का रख रखाव नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे जो नहीं ठीक से कर पा रहे थे उन्हें भी हम अपने अंदर शामिल कर लेंगे। तो उसमें कौन था, अवध। फिर एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ डेप्ट कलेक्शन। डेप्ट कलेक्शन मतलब क्या होता है कि जो गुजराती में जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा तो उसी का मतलब सेम ही होगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में क्लास में भी हिंदी में ही रखता था। तो एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ डेप्ट मतलब कि कोई राज्य है, ठीक है, उसे काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो उससे क्या है, उधार लेता है दूसरे देशों से। अगर कोई राजा के पास बहुत उधार आ गया और वो उसे चुकता नहीं कर पा रहा, तो वैसे जो देश थे, वैसे जो स्मॉल स्टेट थे, ठीक है, उस टाइम पे अलग अलग स्टेट देश ही हुआ करते थे। ठीक है, तो वो भी हम ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ जाएगा इस पॉलिसी के तहत। तो निज़ाम थे। और एनेक्सेशन टू एंड द नेम स्टेक रूल। नेम स्टेक रूल मतलब खाली नाम के लिए जो रूल चल रहा है, ठीक है, खाली नाम के लिए, तो उसे भी ब्रिटिश एम्पायर ने अपने अंदर कर लिया था। कर्नाटका तांडव इसके एग्जाम्पल है। इन शॉर्ट, जो डलहौजी थे, उन्होंने वेलेस्ली के बाद सबसे मेन पावरफुल नीति दी, कौन सी, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब भी होता है छीन लेना, और इसी पॉलिसी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत कंप्लीट पावर दे दिया इंडिया का। आप देखिए, मोस्टली सारे जो उस टाइम के जो मेन स्टेट्स थे वो इसमें आ गए थे। अब उसके बाद कि डलहौजी थे वो एक रिफॉर्मिस्ट भी थे। ठीक है, अब अगर वो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का भला चाहते हैं, तो उन्हें इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स रह रहे उनको उनका भला करना है, तो उन्हें वहाँ पे भी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। वहाँ पे भी चीज़ें जो यूरोप में जैसी चीज़ें हैं वैसी चीज़ें इंडिया में भी बनानी पड़ेगी, ताकि जो वहाँ के जो यहाँ के जो ब्रिटिशर्स है वो वापस बाहर यूरोप जाने की जिद ना करें, क्योंकि अगर उन्हें अगर फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो वो इंडिया में रह के क्या करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने रिफॉर्मिस्ट भी थे। उन्होंने क्या किया ना, फर्स्ट रेलवे लाइन बनाई, किसके बीच में, मुंबई और थाने के बीच में। ठीक है, मुंबई और थाने के बीच में उन्होंने 1853 में सबसे पहले रेलवे लाइन बनाई। वायरलेस सिस्टम, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए तार विभाग इन्होंने चालू किया कब, 1854 में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स। ठीक है, जो लोगों के लिए जो कार्य है जिसे आज हम PWD कहते हैं, वो भी इन्होंने स्टार्ट किए। ठीक है, जो लोगों के जो काम जो हो रहे, जो सड़क बन रहा है कहाँ पे पहुंचा, कोई पुल बन रहा है तो वो कैसा काम चल रहा है, तो वो कौन दिखता था, तो उसकी जो डिपार्टमेंट थी पब्लिक वर्क, जिसमें सारे जो भी लोगों के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसकी देख रेख के लिए डिपार्टमेंट बनाए। फिर इंग्लिश एजुकेशन का भी बहुत बड़ा महत्व रहा। ठीक है, उससे हम बाद में पढ़ने वाले, क्योंकि हमारा पूरा सीरीज चलने वाला है, उसमें आगे ऐसे आता रहेगा। ठीक है, तो लॉर्ड मैक्यूले थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करवाई थी, और ही पास लॉ टू बैन चाइल्ड मैरिज। उस टाइम पे जो बाल विवाह बहुत जोरों पे था इंडिया में, सती सिस्टम कि ना अगर पति मर जाए तो पत्नी को भी मर जाना चाहिए उसी चिता पे, वो और बाल विवाह सब उन्होंने रोकवाया। तो सती सिस्टम तो अपना विलियम बेंटिक
जो थे गवर्नर जनरल उन्होंने बैन किया था। और चाइल्ड मैरिज पे लॉ किसने पास किया? डलहौजी ने। फिर 100 साल के अंदर, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी आपको याद होगा तो कब हुआ था? 1757। 100 साल के अंदर ब्रिटिशर्स ने इतना कब्जा कर लिया कि फिर वो धीमे धीमे इंडिया के जो लोग थे उनका रोष, इंडिया के लोग नहीं कह सकते क्योंकि उस टाइम में इंडिया यूनिफाइड नहीं थी, अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था। तो जो लोग थे उनके अंदर से भावना जाग उठी कि इन्होंने हमें बर्बाद करके रख दिया और हम इनसे बदला लेंगे। और वो सबसे पहला स्ट्रगल जो हुआ वो कब दिखा रहा है? 1857 में। आपको शायद आपने पढ़ा होगा इस टाइम में कि 1857 रिवॉल्ट में क्या हुआ था, उसे हम डिटेल में आगे वाली सीरीज में भी पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ा, यहाँ तक हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि जो ट्रेडर्स थे वो रूलर्स कैसे बने। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी पे, जैसे कि अभी अपनी सरकार ले लो, कोई सी भी सरकार है अगर वो आती है तो उसकी बहुत इम्पैक्ट पड़ती है किस पे? अगर उन्होंने 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, तो उनका देश में क्या इफेक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा, वो देखते हैं लोग कि अच्छा असर पड़ा या खराब असर पड़ा। अगर खराब असर पड़ेगा तो हम सरकार चेंज कर देंगे इलेक्शन में। तो वही हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आपको खाली एक दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, खाली ज्ञान के लिए, कि एनटीएससी के रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ऐसे ही ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम पे जो इंडिया के जो उस टाइम पे इंडिया में क्या हुआ करता था, हाथ से काम किए जाते थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे आके उन्होंने कंपनी खरीदी, मशीन बनाने लगे। अब कोई चीज़ें आप हाथ से बना रहे हो, सिलाई मशीन से बना रहे हो और हाथ से सिलाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो सिलाई मशीन में बना कपड़ा है वो जल्दी बनेगा, वो जल्दी बनेगा तो जल्दी मार्केट में आएगा। और उसे क्योंकि उसे बनाने के लिए कम लागत लगी है तो उसका दाम भी कम होगा। लेकिन हाथ से सिलाई करने में कितनी मेहनत जाती है, कितने टाइम जाता है, तो उसका दाम ऑटोमेटिक हाई होगा। तो अब इंडिया के अंदर ये दो चीज़ें मिलने लगी, तो जो लोग थे उन्होंने क्या किया, तो लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए महंगी चीज़ खरीदने के लिए, वो तो वैसे ही बर्बाद थे, तो उन्होंने जो सस्ती चीज़ें थी वो खरीदने लगते थे वो लोग। तो उससे क्या हुआ, तो इंडिया का जो आर्टिसंस थे, ठीक है, जो ना हैंड आर्टिसंस थे, ठीक है, जो हाथ से बुनाई कढ़ाई करते थे, कि उनका बिजनेस पूरा र्यून हो गया। जो सारे ना वो थे पीजेंट्स, फार्मर्स, ठीक है, ना किसान, उनकी जमीन वो लोग कभी भी हथिया लेते थे, ठीक है, उनसे कर वसूल करते थे कि आपको हर साल इतना कर देना ही है, चाहे बारिश हो, आपका फसल उगे या नहीं उगे। अगर वो कर नहीं दे पाते थे तो क्या होता था कि वो उनका जो जमीन थी वो हथिया लेते थे। सोचो कोई किसान बिना जमीन का क्या ही करेगा, मर ही जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा था इकोनॉमिक इम्पैक्ट की उस टाइम पे जो इंडिया का जो लेबर क्लास था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। ठीक है, ये अपना ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के सोशल इम्पैक्ट। और उस टाइम पे एक चीज़ आपको एक और याद रखनी है, उन्हीं के टाइम पे ये जो फर्स्ट टाइम ये आया था, ठीक है, डुअल पावर पॉलिसी, द्विमुखी शासन, द्विमुखी शासन, ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइम बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो आपको पूछे कि द्विमुखी शासन कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम, तो बंगाल में। तो इसके लिए क्या था कि जो राजा था वो कोई और था, ठीक है, वो एक कठपुतली था किसकी? ब्रिटिश सरकार की। जो जो सरकार कहती थी वो वैसे ही करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रेवेन्यू था, जो भी पैसा था, वो बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जाता था किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। वो कोई कुछ नहीं देखते, उनके उनको लोगों की कुछ नहीं पड़ी थी, बस उनका ये था कि राजा से पैसा लेना है। और जो राजा था उसके पास कोई पैसा नहीं थे, लेकिन उसके पास ना क्या कहते हैं, टोकरी भर की जिम्मेदारी थी, मतलब कि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंबार था, उसे सब देख रहे उसी को करना था, लेकिन उसके पास पावर नहीं थी। और पावर ये किसकी थी? किसके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास। देख, तो देखा इन्होंने ऐसा मतलब कि एस्टेब्लिश किया कि पावर उनके पास रहे और काम सारा वहाँ का राजा करे बिना किसी पावर का। ऐसा उन्होंने उससे कहते क्या, द्विमुखी शासन या डुअल पावर पॉलिसी, कि दो दो पावर है, लेकिन एक खाली नाम का पावर और एक के पास रियल पावर। उसके बाद जो अपना कंपनी थी, कंपनी के पहले आपको कहा मैंने, जब कोई नहीं आया था तब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब वही सोने की चिड़िया बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, वही सोने की चिड़िया बर्बाद हो चुकी थी। उसके बाद ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ। सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ, तो सोशल इम्पैक्ट जानने के लिए क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे, अब उन्होंने आपके इंग्लिश एजुकेशन चालू किया, न्यूज़पेपर चालू किया, इंडिया इंग्लैंड के बीच में टार सिस्टम चालू हुआ। तो इससे क्या हुआ, जो इंडिया के जो लोगों थे, जो अलग अलग स्टेट के लोग थे, उन्हें पता चलने लगा कि देखो आजू बाजू क्या आ रहे होंगे। उन्हें वर्ल्ड न्यूज़ पता चलने लगी, उन्हें पता चलने लगा कि हाँ
हमारे भी कोई अधिकार है, हमारे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, हम भी मतलब कि आज़ाद हो सकते हैं, हमारे भी राइट है, हमारा भी यह क्या कि हम आज़ाद रहे। तो इससे क्या हुआ कि लोगों की जो शिक्षित वर्ग था उनके अंदर एक अलग सा ये आने लगा, चेंज आने लगा। उन्हें पता चलने लगा, वो जो अशिक्षित वर्ग थे, जो उनके आजू बाजू थे, वहाँ पे बताने लगे कि देखो इन्होंने हमें किस तरीके से बर्बाद कर दिया है। ठीक है? तो जो चीज़ें ब्रिटिशर्स ने अपने यूज़ के लिए चालू की थी, अपने फ़ायदे के लिए चालू की थी, इंडिया को बर्बाद करके उनके पैसे कमा के जो उन्होंने चालू किया था, रेलवे लाइन या टेलीग्राफ, वो सब इन्होंने अपने लिए चालू किया था, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स को कमी ना हो किसी चीज़ की। लेकिन उसका एक अल्टीमेटली फ़ायदा इंडिया को भी हुआ, इंडिया के लोग फिर जागरूक हुए, और फिर तभी अपना 1857 का रिवॉल्ट हुआ। वो इसी जागरूक जागरूक कहते हैं ना, जागरूकता की वजह से हुआ। तो एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी, कहाँ? मुंबई, मद्रास और कोलकाता। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? तो मुंबई, कोलकाता, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई थी, कौन से साल में हुई थी? तो 1857, ठीक है, 1857 में हुआ था ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। ये दो नाम है, ठीक है, ये दो नाम आपको एक याद रखना है, ठीक है, कि ना ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रहा है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि मैंने आपको पूछा था कि बिना मैप के भी कैसे वो पहुंच गए। तो एक सवाल ऐसा था कि सबसे पहले मैप बनाया किसने होगा, ठीक है। आपने बात तो की कि उस टाइम पे मैप था नहीं, तो ऐसा कोई सवाल नहीं है मन में कि यार मैप था नहीं तो सबसे पहले मैप बनाया किसने, ठीक है। तो उसका श्रेय किसको जाता है? एनेक्सी मेंडर को, ठीक है। तो एनेक्सी मेंडर थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड का मैप बनाया था। और देखो वर्ल्ड का मैप सोचोगे तो आप सोचोगे कि तो इंडिया का मैप किसने बनाया होगा। तो अपन देखते हैं हिमालय से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो वो मैप किसने बनाया होगा? तो उसका श्रेय जाता है इसको विलियम लैम्पटन एंड जॉर्ज एवरेस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, थैंक यू, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लगा चैप्टर तो इसे लाइक कर देना, ठीक है। तो अब लाइक करोगे तो पता चलेगा क्लास में कैसा, मैं आपको पूछ सकता था कि आपको समझ आया या नहीं, तो आप मुझे हाँ ना कह सकते हो, पर यहाँ पे मुझे कैसे पता चला आपको समझ आया या नहीं? तो अगर आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया, और नहीं आया तो अनलाइक कर देना, पर करना एक फिर सब्सक्राइब जो चैनल है वो आपके लिए ही बनाया गया है, और शेयर कर देना। बहुत सारे बच्चे जो जिनकी भी स्कूल अभी चालू नहीं हुए या वो नहीं पढ़ पा रहे अच्छी तरह क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता हो, तो टीचर इंग्लिश में पढ़ा देती हो या तो फिर बहुत हाई स्पीड में, तो पूछ नहीं पाते हो, तो ऐसे बच्चों को भी ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।